Assalamu alaikum students. This is second lecture of topic sound. So we start this lecture from speed of sound in different mediums. So the speed is affected by the medium that it passes through. There are three kind of mediums: gases, liquid, and solids. In gases, speed of sound is about 300 meter per second, and whereas in liquids, it's the speed is far greater or 5 times greater than that in gases. So this in liquids, the speed of sound is about 1500 meter per second. Whereas in solids, the speed of sound is greater than in liquids, which is 5000 meter per second. It's a lot of speed. So इसीलिए जो है ना हम अगर कोई ट्रेन दूर से आ रही हो तो उसकी जो लाइन है रेलवे ट्रैक इसके ऊपर कान लगा के आप सुन सकते हैं, हालांकि वो आपको नज़र भी नहीं आ रही होगी, because sound travels very fast through the solids. So other factors affecting the speed of sounds are temperature, density, and humidity. So higher the temperature, higher the speed of sound; lower the temperature, lower the speed of sound. Whereas density, agar medium denser hai, like in solid is a denser medium as compared to liquid and gases, that is speed of sound is faster. अगर डेंसिटी कम हो जाएगी, जैसे कि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, सो द साउंड स्पीड ऑफ साउंड विल बी लेसर. एंड थर्ड प्रॉपर्टी, द थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स कितना मॉइस्चर है एयर के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर. सो वी हैव स्टडीड दैट इन लिक्विड्स, यानी कि वाटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो गैसेस से 5 टाइम्स ज़्यादा है. सो इट मीन्स when humidity rises, the speed of sound must be greater. तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ना बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड फैक्टर ऐड हो गया. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. तो जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स जो है ना वो फ्रीक्वेंसी को की आवाज़ें या साउंड वेव्स जो है ना वो डिटेक्ट कर सकता है, यानी सुन सकता है. यानी जो हमारा एयर ड्रम जो है ना वो इन फ्रीक्वेंसी रेंजेस के लिए जो है ना वो रिस्पॉन्ड करेगा. लेकिन अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हो या इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. सो इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज or greater than 20 kilohertz. These frequency waves cannot be detected, cannot be heard by our human drum or human ear. तो 20 हर्ट्ज से जो नीचे फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम बोलते हैं इंफ्रा साउंड, और जो 20 हर्ट्ज से अबव है उनको बोलते हैं अल्ट्रा साउंड. सो द फ्रीक्वेंसी, the waves which have frequency less than 20 hertz are called infrasound waves, and the waves which have a greater than 20 kilohertz frequencies are called ultrasound waves. And obviously these two waves cannot be heard by our human ear, यानी कि ये हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते हमारा ear drum. हाँ, जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है जो 20 से 20 किलो हर्ट्ज है, डॉग की फ्रीक्वेंसी रेंज इससे ज़्यादा है. तो इसी वजह से डॉग ऐसी आवाज़ें भी सुन लेता है जो हम नहीं सुन सकते. All right, next is an experiment to find to determine the speed of sound in air. तो इसमें आपको नज़र आ रहा है इस फिगर के अंदर दो ऑब्जर्वर हैं, एक ए और एक बी है. ए के पास एक गन है और बी के पास एक स्टॉप वॉच है. And obviously the distance between these two person will be at least 500 to 1 kilometer. इतना डिस्टेंस होना पड़ेगा, फिर एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी उसमें डिटर्मिनेशन साउंड के डिटर्मिन करने में. तो अगर ए पर जो मौजूद ये पर्सन है वो गन फायर करता है, और गन में से जब जैसे गन फायर कर दो वेव्स निकलेंगी. नंबर वन, एक निकलेगी साउंड वेव और दूसरी निकलेगी लाइट वेव, जो कि फ्लेम जो प्रोड्यूस होगा गन फायर करने से उससे प्रोड्यूस होगी. अब जो साउंड वेव है उसकी स्पीड तो आपको पता है एयर के अंदर जस्ट 300 टू 330 की अराउंड अबाउट स्पीड है मीटर पर सेकेंड. लेकिन जो लाइट वेव है वो बनती है 300
3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ ये बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। तो इसी वजह से जो आपकी जो लाइट वेव होगी जो प्रोड्यूस होगी गन से, फ्लेम से जो होगी, वो उसको पहले नज़र आ जाएगी। जैसे ही उसको वो नज़र आएगी वो स्टॉप स्टार्ट कर देगा, और जब उसको आवाज़ आएगी गन चलने की, यानी कि जो बुलेट उसने चलाई है उसकी जो आवाज़ आएगी वो ऑब्वियसली 300 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कम 3-4 सेकंड लग जाएंगे पहुंचने में। तब जब वो आवाज़ आएगी उसी वक्त स्टॉप वॉच बजाना बंद कर देगा। तो ये जो टाइम निकला है जो स्टॉप वॉच में उसने निकाला है वो असल में निकला होगा साउंड वेव का, जो कि स्टार्ट हुई थी पर्सन ए से और कहाँ पे एंड हुई है पर्सन बी के कानों तक। ठीक है, तो ये जो टाइम उसने निकाला है ये असल में टाइम है साउंड वेव का, फ्रॉम दैट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब टाइम पता चल गया आपको, डिस्टेंस ऑलरेडी पहले आप निकाल चुके होंगे बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, किसी भी मेजरिंग टेप से या जो भी आप यूज कर सकते हैं प्रोसीजर। तो जब ये दो चीजें आपने निकालनी है, सो वी कैन फाइंड द स्पीड विद द फॉर्मूला v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये जब आप निकालेंगे v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 300 मीटर पर सेकेंड या 330 मीटर पर सेकेंड के राउंड अबाउट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एक और चीज हो सकती है कि अगर हवा चल रही हो, एयर फैक्टर अगर है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को की पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं दूसरी रीडिंग के लिए। लाइक ए इधर आ जाए बी की जगह और बी आ जाए ए की जगह, फिर उससे जो टाइम निकलेगा उससे एक अलग स्पीड निकलेगी। फिर इन दोनों स्पीड की जब एवरेज लेंगे वैल्यू, तो हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, जो कि यानी कि एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी उसकी, जिसमें एयर फैक्टर जो है ना हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसका ये तरीकाकार है, अगर एयर फैक्टर को भी आपने इंक्लूड करना है, क्योंकि एयर फैक्टर से सारी बात है स्पीड ऑफ साउंड जो है ना बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अगर ए से बी की तरफ जा रहा है जो साउंड वेव है और एयर की डायरेक्शन भी उसी तरफ है, तो एयर फैक्टर की वजह से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम इंटरचेंज करेंगे जो स्पीड है वो उसकी कम हो जाएगी। तो इसी वजह से जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो एग्जैक्ट निकलेगी जो स्पीड ऑफ साउंड हमें चाहिए। अब इसमें कुछ प्रिकॉशंस, एक तो दूसरी बात एवरेज वैल्यू हम निकाल लें, दूसरी बात आपने ये करना है कि इसकी 2-3 दफ़ा रीडिंग्स ले लें और फिर उनकी एवरेज निकाल लें स्पीड ऑफ साउंड की, फ्रॉम ए टू बी और इस बी टू ए। उससे अगर आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई ह्यूमन रिएक्शन एरर की वजह से एक्यूरेसी ख़राब हो जाए। तो उसको ओवरकम करने के लिए आप 3-4 दफ़ा रीडिंग्स ले सकते हैं और फिर उनकी एवरेज निकाल लें। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इको कैसे प्रोड्यूस होती है? तो इसका सिंपल सा वे ये है कि जब भी साउंड वेव जो है ना वो किसी भी हर्डल से, कोई आगे सामने कोई चीज़ है जिससे टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो उस जो नई नई जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है साउंड की, उसको हम बोलते हैं इको। So the when sound is incident on a big surface area, the part of sound energy is reflected. The reflected sound waves heard after a silence is called an echo. जैसे आप किसी माउंटेन एरिया में हैं, वहां पे आप जाके, या कोई क्लिफ है, चट्टाने वगैरह हैं आसपास, जरा ऊंचा आवाज में कोई बोलेंगे कोई भी वर्ड, तो आपको कुछ सेकंड्स बाद वो दोबारा सुनाई देगा, एंड दैट रिफ्लेक्टेड साउंड दैट यू हियर इज कॉल्ड इको। तो अब इस इको की मदद से भी हम जो है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, जैसे कि ये है, फर्ज करें ये एक हर्डल है और यहाँ से जो है ना वो आपने बोला है साउंड वेव यहाँ से प्रोड्यूस हुई है इस पॉइंट से। तो साउंड वेव ऐसे पहले जाएगी, उसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो आप कैलकुलेट, वो आप मेजर कर लें, और फिर वापस भी आएगी, ऑब्वियसली सेम डिस्टेंस पे वापस आएगी जो आप सुनेंगे उसको। तो ये जो डिस्टेंस, अगर ये फर्ज करें ये डिस्टेंस जो है ना ये क्या है, डी है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, डी प्लस डी, 2D। और टाइम जो है ना आप नोट कर लें, जब आपने साउंड वेव यानी जब आपने बोला उस वक्त स्टॉप वॉच प्रेस करें, और जब आपने दोबारा वही आपका आवाज़ सुनी है तो उस टाइम जो है ना वो टाइम स्टॉप कर दें। तो जो टाइम निकला होगा असल में इस वेव का ट्रेवल का टाइम निकला होगा, टोटल टाइम, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई है और एंड पे वहाँ पे वापस आई है। तो इसका टोटल टाइम निकला है, एंड you can find or calculate the speed by dividing that distance, total distance 2D over time.
तो इस तरह भी हम जो है ना वो निकाल सकते हैं इकोस की मदद से स्पीड ऑफ साउंड। अब उनकी कुछ एप्लीकेशंस देख लें। मैंने यूजेस ऑफ इकोस, द एप्लीकेशंस ऑफ इकोस इंक्लूड मेजरिंग ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एंड डिटेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट इजीली साइटेड। जैसे कि सोनार लोकेशन देखता है सबमरीन की, अगर कोई नीचे सबमरीन है तो, और अगर कोई चीज़ है नीचे वो भी देख सकता है। जैसे ही आपको नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल बाय सेंडिंग आउट अ सिंगल पर्सन नोटिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन द रिफ्लेक्टर। ये एक शिप है या कोई बोट है, अगर उसने सी बेड का डिस्टेंस देखना है, यानी कि डेप्थ देखनी है सी की कितनी है, तो उसके लिए उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं सोनार। वो क्या कर सकता है, वहां से एक इको प्रोड्यूस करे, एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, और वो नीचे जाके सी बेड पे जाके वापस टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होगी, एंड दैट इट विल प्रोड्यूस एन इको। तो इस तरह जो है ना वो टोटल डिस्टेंस निकाला जा सकता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो वाटर के अंदर या सी के अंदर ऑलमोस्ट 1500 मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड आपको मालूम है, टाइम आप नोट कर लेंगे कितना टाइम लगा वापस आने में वेव। तो डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 2d, बिकॉज दिस इज d, सपोज डेप्थ 2d ओवर टाइम। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं इक्वेशन में, तो वी ई टी ओवर 2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि डेप्थ। तो डेप्थ क्या आ जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितना लगा है उसको वापस आने में वेव, जाने और वापस आने में टोटल टाइम, डिवाइड बाय 2। सो यू कैन फाइंड द स्पीड ऑफ सॉरी द डेप्थ ऑफ द सी बाय दिस फॉर्मूला। लेकिन उसके लिए आपको एक सोनार इंस्ट्रूमेंट चाहिए या साउंड जनरेटर चाहिए जो ऐसा कर सके। Similarly, और कुछ एप्लीकेशन जैसे कि among animals, bats are known to use echoes to detect the presence of obstacles during the flight. तो bats जो है ना वो उनकी आंखें नहीं होती हैं ऐसे, वो क्या करती हैं, चर्प करती हैं। चर्प करने से उनके अंदर साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, और वो जाके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और फिर वो उससे डिटेक्ट करती हैं कि कोई चीज़ कितनी दूर है। So they emit a high frequency sound or ultrasound that is reflected off objects in their path. The echo is heard by the bats, which can then pinpoint the position of obstacle and thus avoid them. अच्छा, कुछ अब प्रॉपर्टीज हैं लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड की। तो लाउडनेस, जैसे क्या पता आप ऊंचा साउंड है या हल्का साउंड है, तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. So if the energy carried out by sound wave is larger, then the sound wave is louder and vice versa. It means जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा हायर होगा उतना ज्यादा लाउडनेस होगी। जैसे आप स्पीकर का वॉल्यूम ऑन तेज करते हैं, यानी उसका हम क्या करते हैं, साउंड वेव की लाउडनेस इंक्रीज करते हैं, तो वो असल में क्या हो रही होती है, इसके एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना होता है। इसका मतलब है लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। नंबर 2, पिच। तो पिच जो है ना ये एक प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, साउंड वेव। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हायर होगी उतनी पिच ज़्यादा हो जाएगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी लो होगी उतनी पिच कम हो जाएगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच का मतलब है कि साउंड उतना श्रिल होता जाएगा, उतना बारीक आवाज होती जाएगी, और जितनी लो फ्रीक्वेंसी या लो पिच होगी इसका मतलब हाई, उसकी जो साउंड वेव है उतना, जो आवाज है वो उतनी भारी होती जाएगी। सो दैट इज वाई द गर्ल्स हैव हायर पिच एज कंपेयर टू बॉयज। जो यानी कि जो खवातीन हैं उनकी आवाज़ें जो होती हैं वो श्रिल होती हैं, बारीक होती हैं एज कंपेयर टू मैन। ठीक है, तो इसका मतलब है जो पिच है वो खवातीन की या लेडीज की जो पिच है वो लोअर होती, सॉरी हायर होती है एज कंपेयर टू मैन। थर्ड वन इज क्वालिटी ऑफ द टिम्बर, क्वालिटी और टिम्बर। तो अब ये देखें, ये नीचे दो वेव्स नजर आ रही हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ जी, ये देखें, आप चेक करते हैं वेवलेंथ सेम है और फ्रिक्वेंसी सेम है, लेकिन ये एक अलग इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस की गई है और ये दूसरी वाली जो है ना अलग इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ही सॉन्ग जो है ना वो आप गिटार से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो मेलोडी है, और वही मेलोडी जो है ना वो आप किसी फ्लूट से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बांसुरी से। तो उन दोनों की आवाजों में डिफरेंस आपको फील होता है, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द क्वालिटी। ऑल दो द फ्रिक्वेंसी सेम होगी, अगर यानी कि उनके जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स तो ऐड होंगे डिफरेंट, लेकिन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी सेम होगी उनकी। ठीक है, और वेवलेंथ वगैरह सारा कुछ सेम है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है इंस्ट्रूमेंट का, और वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो फर्क करता है किसमें, क्वालिटी में।
जैसे आप इन दो वेव्स के दरमियान नजर आ रहा है. So the timbre quality to sound on किस पर डिपेंड करता है? वेव फॉर्म ऑफ द साउंड वेव, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और हाई फ्रीक्वेंसी कॉल्ड हार्मोनिक्स. ये उसमें ऐड होते हैं हार्मोनिक्स की वजह से आपको वेव में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. अब आपने अभी मैंने डिस्कस किया था अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड वो वेव्स होती हैं जो कि 20 किलोहर्ट्ज से अबव होती हैं, हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से अबव. तो उनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं. नंबर वन, प्री नेटल स्कैनिंग. अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ इंटरनल बॉडीज, पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान वो चेक करते हैं डॉक्टर्स के जो बेबी की पोजीशन है वो क्या है, या बेबी जो है ना वो नॉर्मल है कि नहीं. तो उसके लिए प्री नेटल स्कैनिंग यानी कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ें अल्ट्रासाउंड जो है इसमें हेल्प आउट करती है. The echoes reflected by any surface help in prenatal examination to examine the development of the fetus. नंबर टू जो है ना वो है क्लीनिंग पर्पज के लिए. द ट्रांसमिशन ऑफ हाई अल्ट्रासाउंड मे रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ कैविटेशन बबल्स ड्यू टू रेयर फ्रैक्शंस. दीज कैविटेशन बबल्स मे डिस्प्लेस कंटेमिनेंट फ्रॉम irregular surfaces और internal cavities. तो उसको जो कंटेमिनेंट या कोई चीज़ ख़राब हुई भी वहाँ पे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड्स को. और थर्ड है इसकी है क्वालिटी कंट्रोल. ड्यू टू एक्सेसिव यूज़, cracks appear in the interior of moving parts of high speed heavy machines such as turbines. जैसे टर्बाइन में क्रैक्स आ सकते हैं, इंजन ऑफ शिप्स हैं, एरोप्लेन्स में आ सकते हैं. क्रैक्स आपको नजर नहीं आते. So these cracks are not visible from outside. Such cracks can be detected by ultrasound. तो उसमें से अल्ट्रासाउंड जो ना आप निकालें, अगर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही प्रॉपरली, इसका मतलब क्रैक्स आ चुके हैं. A powerful beam ultrasound made to pass through these defective parts. The reflected pulses of ultrasound from defective parts can give a clue of existence of the crack. तो इस तरह हम जो है ना उसको क्रैक्स को रिमूव कर सकते हैं बाद में, जब हम पता चल जाए. डिटेक्ट हम इससे करेंगे अल्ट्रासाउंड से. So this is the end of the topic sound. So in next chapter we will discuss some questions of exercise inshallah. Okay, take care. Allah Hafiz.